सबसे पहले तो आप सबको गुड इवनिंग। आज का जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो आज ऑर्गेनिक का होगा। ऑर्गेनिक में दो पार्ट है, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर मैं आपसे दो टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। एक तो आपकी समवेयता पर किस तरह का क्वेश्चन आता है और एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इस बेसिस पर कैसा क्वेश्चन आता है। जब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि जीओसी पर किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो क्लास परसों देंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्यारी सी चार पंक्तियां आपके लिए। और आप सबको पता है जैसा कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है। आज से हमारे पास करीबन 45 दिन का समय है और 45 दिन का समय बहुत होता है अपनी तैयारी को शार्प करने के लिए। आज की बहुत प्यारी चार पंक्तियां मुझे मिली। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन पंक्तियों का मतलब यह है कि अगर आप सेकंड ग्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहली बहुत अच्छी लाइन, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। अगर आप सेकंड ग्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40-45 दिन तो अच्छे से तपस्या करनी ही पड़ेगी। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। बिल्कुल सही है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नदियों जैसा आदर मिले तो उसके लिए तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। माना थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हमें 100% सेकंड ग्रेड में हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। हर एक संकट का हल होगा जो आज नहीं तो कल होगा। बहुत प्यारी चार पंक्तियां थी। तो अपन क्लास को स्टार्ट करने हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे बार बार एक क्वेश्चन आता है समवेयता के ऊपर बेस। तो जितने भी अब तक क्वेश्चन हुए हैं उनके अंदर उसने आपसे पहला क्वेश्चन हमेशा ज्यामितीय समवेयता पर पूछा है। और ज्यामितीय समवेयता पर भी आपसे वो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। या तो वो पहला क्वेश्चन ये पूछता है इनमें से वो कौन सी एल्कीन है जो ज्यामितीय समवेयता दिखाएगी, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि या तो आप इसका ई नामकरण करें या आप इसका जेड नामकरण करें। 100% ज्यामितीय समवेयता में से यही दो क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी हाल में ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया, इनमें से वो कौन सा यौगिक है जो ज्यामितीय समवेयता प्रदर्शित करता है। अपने दिमाग में रखने, एल्कीन में से अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यामितीय समवेयता पर क्वेश्चन आएगा। और सीधा सा उसका तरीका है sp2 कार्बन से जुड़ने वाले जो दोनों समूह हैं वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एक मिनट, और ये जो बीच बीच में 1 मिनट लगेगी। तो sp2 कार्बन से जुड़ने वाले जो हमारे समूह हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो ज्यामितीय समवेयता दिखाता है। तो देखो पहला ऑप्शन है प्रोपिलीन। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो फिर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। प्रोपिलीन, सबसे पहले अपने दिमाग में याद करें कि जो एल्कीन है उनको ही साधारणतः एल्किलीन कहा जाता है। जैसे आपने सबने पढ़ा होगा फलों को पकाने में एथिलीन काम आती है, तो एथिलीन का मतलब एथीन से है। तो उसी तरीके से आपसे कहा गया इनमें से वो कौन सा यौगिक है जो ज्यामितीय समवेयता दिखाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन हमें दिया गया प्रोपिलीन। अब आप सब जानते हैं कि जो प्रोपिलीन है उसकी स्ट्रक्चर ये है, ये आपकी प्रोपिलीन है। प्रोपीन को ही प्रोपिलीन कहा, प्रोपीन को ही प्रोपिलीन कहा। जब भी आप देखें तो सबसे पहले पकड़े ये sp2 कार्बन, और इस दिख रहा है कि इस sp2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और आप सबको पता है ज्यामितीय समवेयता के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है कि इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो अपने दिमाग में याद रख ले, 1 एल्कीन तो कभी ज्यामितीय समवेयता दिखाएगी नहीं, 1 एल्कीन तो ज्यामितीय समवेयता दिखाएगी नहीं, प्रोपिलीन दिखाएगा नहीं, 1 ब्यूटीन दिखाएगा नहीं। 2 ब्यूटीन की बात करें तो आप सबको पता है ब्यूट बनाओ, ब्यूट यानी 4 कार्बन, इन का मतलब 2 इन का मतलब उसकी पोजीशन 2 नंबर पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, इसको ऐसे बना लेता हूं, ये कार्बन
ये कार्बन, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की बैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है, 2 इधर आ गई, एक तरफ हाइड्रोजन आ गया, एक तरफ CH3 आ गया, इसी तरह इस कार्बन से एक CH3 आ गया और एक क्या आ गया, हाइड्रोजन। अच्छी तरह से याद रख ले, ज्यामितीय समवेता की आवश्यक शर्त क्या है, sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, इसीलिए इनमें जो ज्यामितीय समवेता दिखाएगा वो आपका कौन दिखाएगा, 2 ब्यूटीन दिखाएगा। चौथा ऑप्शन देखें, आइसोब्यूटीन। अच्छे से ध्यान रखें, ब्यूटीन, ब्यूटीन यानी 4 कार्बन, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन में क्या होता है, 2 नंबर पर मैथिल टांगा होता है, वो चीज आइसोब्यूटीन है। 4 कार्बन बनाने हैं, आइसोब्यूटीन। इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह HH हो गए, तो ये तो ज्यामितीय समवेता दिखाएगा नहीं। ज्यामितीय समवेता के लिए 2 शर्तें हैं। पहली बात, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, वो छोड़ो, हमारी तो सीधी सी बात है, एल्कीन में ज्यामितीय समवेता मिलेगी। शर्त क्या है, इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। यहां तो 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग। इसीलिए इनमें जो ज्यामितीय समवेता दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, 2 ब्यूटीन। अगला क्वेश्चन 100% सेकंड ग्रेड में आप छाप लें इस क्वेश्चन को, 100% इस तरह का क्वेश्चन अगर समवेता में से आना है तो यह क्वेश्चन तय है, इनमें से कौन सा सिस्टम जेड है, इनमें कौन सा सिस्टम ई है। आप सबको पता है जेड और ई का कैसे पता लगाते हैं, इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूहों की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। यहां sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जबकि यहां कार्बन से कार्बन जुड़ा है। आप सबको पता है जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उसको प्राथमिकता उच्च दी जाती है। यहां हाइड्रोजन और यहां कार्बन, तो सीधी सी बात है, इस कार्बन को आप हाई प्रायोरिटी देंगे। इस कार्बन से इधर क्लोरीन जुड़ा, इधर ब्रोमीन जुड़ा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन का 35, किसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, ब्रोमीन को। हाई प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, वो जूता मार सिस्टम या एंटीजीजन, वो एंटीजीजन सिस्टम है जब दोनों हाई प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसी तरीके से हमसे तो जेड सिस्टम पूछा गया। यहां देखेंगे इस कार्बन से तो कार्बन जुड़ा, यहां कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो मजे से इसको हाई प्रायोरिटी दे देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, किसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन को। हाई प्रायोरिटी तो एक दूसरे के दुश्मन है, ई सिस्टम। यहां हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन, सोचो हाइड्रोजन क्लोरीन किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17, तो साहब हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। क्लोरीन का तो 17 है, ब्रोमीन का 35 है, हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। हाई प्रायोरिटी मतलब उच्च प्राथमिकता। यहां कार्बन से कार्बन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, कार्बन को प्राथमिकता मिलेगी। यहां कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा, यहां कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35, हाई प्रायोरिटी हुई। हाई प्रायोरिटी जब सेम डायरेक्शन में होती है वो तो जूता मार सिस्टम है, वो तो जूसा मान सिस्टम है, इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या रखा गया, जेड सिस्टम। इसीलिए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में इसका आंसर क्या गया, 4। ध्यान रखें 100% अगर ज्यामितीय समवेता में से क्वेश्चन आएगा तो छाप ले अपनी कॉपी के अंदर, यही क्वेश्चन फिक्स आएगा समवेता में। इसमें ई सिस्टम कौन सा है और जेड सिस्टम कौन सा है, ध्यान रखें, एक क्वेश्चन तैयार होगा। निम्न में IUPAC नाम बताना है। पहले सोचें क्या ज्यामितीय समवेता दिखाएगा, हाँ साहब इसमें डबल बॉन्ड है। सर ने कहा sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, बिल्कुल। इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन। sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, बिल्कुल। इस काका को भी चेक करना, इस काका को भी चेक करना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। ये छोटा काका या बड़ा काका, दोनों काकाओं को चेक करना। यहां हमें क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन हाइड्रोजन है, तो किसको हाई प्रायोरिटी दोगे, साहब क्लोरीन को देंगे। देखिए यही क्वेश्चन बार बार मैं रिपीट करता, अभी यही आया था, ये पहले पूछ चुका, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में पूछा। ब्रोमीन और क्लोरीन, क्लोरीन 17 नंबर, ब्रोमीन आपको पता है 35 नंबर। हाई प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में, तो सिस्टम कौन सा होगा, जेड। तो पहला तो गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, अब मेरे सामने 2 रह गए। अब साथ ही साथ उसने क्या किया, आपसे IUPAC नेम भी पूछ लिया। उसने पूछा कि क्या आपको IUPAC नेम आता है, नहीं आता। अब देखो यहां पर हमें IUPAC नेम देना है, तो सीधी सी बात है, आप नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास आए, तो यहां से भी भाई नंबरिंग 1 2, अब नंबरिंग यहां से होगी या यहां से होगी, यही तो समझता है। तो नंबरिंग वहां से हो जब 3 या 3 से ज्यादा प्रतिस्थापी आपको समूह दिखाई दे, 1 2 3, तो फिर आप सबको पता है लोएस्ट सम रूल लगता है, न्यूनतम योग का नियम लगता है।
उसको छोड़ो, हम वहां से नंबरिंग देते हैं जहां ब्रांचिंग ज्यादा होती है। इसका मतलब इसका नंबर 1 हुआ, इसका नंबर 2 हुआ। अब साहब पहले किसको बोलेंगे, ये तो कन्फर्म है एथीन बोलना है, ठीक है। अब यहां ब्रोमो है, यहां क्लोरो है, यहां क्लोरो है। आपको पता है जब नाम बोलते हैं, प्रतिस्थापियों का नाम बोलते हैं, हेलो को पहले बोलते हैं। हेलो को जब पहले बोलते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगाते हैं। ब्रोमो बी से चालू होगा, क्लोरो सी से चालू होगा, तो पहले ब्रोमो को बोलोगे, क्या बोलोगे, 1 ब्रोमो, ये रहा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोएथीन, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, बी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वापिस वही, इनमें से ई विन्यास कौन सा है। मैंने कहा ना आरपीएससी का सिस्टम फिक्स है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो खाने वाली अपनी क्लास है इसको आप देखते चले, कुछ नहीं करना, खाना खाते समय पढ़ना है, इसीलिए मैंने इसका नाम भी खाने वाली क्लास रख दिया है। और मेरा ये मानना है कि आपको ज्यादा भी नहीं तो ये 25 से 30 क्वेश्चन जरूर आपको देगा। देख लेना आप जिस दिन पेपर दोगे, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न फिक्स है। समावेता पूछेगा तो आपसे फिक्स है, उसका एक ही पसंदीदा क्वेश्चन है ज्यामितीय समावेता, उसमें भी कौन सा सिस्टम, ई सिस्टम, और कौन सा सिस्टम, जेड सिस्टम। एक छोटी सी 4 पंक्तियां और बोलूंगा आपके लिए। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। अगर आप लोग अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप जो कर्म कर रहे हैं वो कभी भी निष्फल नहीं होगा। बार बार एक ही बात, फिजिक्स पे ध्यान ना दे, चाहे कोई कुछ भी गए, केमिस्ट्री को अच्छा कर ले, बॉटनी को अच्छा कर ले, जियोलॉजी को अच्छा कर ले, टीचिंग मेथड को अच्छा कर ले, आपका सिलेक्शन उसी में हो जाएगा। सब उड़ गए। जब पेपर होते हैं तो सबको पता चलता है कि एक्चुअलिटी बहुत अलग होती है। वापस वही क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिस्टम ई सिस्टम है, पहले पहचानो। sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां क्लोरीन। सोचा sp2 से यहां हाइड्रोजन जुड़ा, यहां क्लोरीन जुड़ा, किसको हाई प्रायोरिटी दोगे, क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन का 35, हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। देखो उसने फिक्स पकड़ रखे हैं क्लोरीन ब्रोमीन। हाई प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कौन सा सिस्टम होता है, ई सिस्टम होता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन को। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसको मिलेगी, ब्रोमीन को। दोनों सेम डायरेक्शन में तो कौन सा सिस्टम, जूसामान सिस्टम, जूसामान सिस्टम। जूसामान सिस्टम, यहां कार्बन से कार्बन जुड़ा, यहां कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा, किसको हाई प्रायोरिटी दोगे, ब्रोमीन को, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ब्रोमीन का 35। हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसको प्रायोरिटी दोगे, हाई क्लोरीन को। दोनों सेम तो कौन सा सिस्टम, जेड। यहां हाइड्रोजन को प्रायोरिटी या कार्बन को, कार्बन को है साहब। ब्रोमीन को या क्लोरीन को, ब्रोमीन। दोनों कैसी डायरेक्शन में है, सेम, तो कौन सा सिस्टम है, जूसामान, जूसामान, जूसामैन, और ये कौन सा, एंजीजन सिस्टम। पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर समावेता बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपसे पहला क्वेश्चन ज्यामितीय समावेता पर फिक्स क्वेश्चन है, इनमें से कौन ज्यामितीय समावेता दिखाएगा। sp2 कार्बन दोनों को चेक करेंगे, दोनों काकाओं को। जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कौन सा सिस्टम ई है, कौन सा सिस्टम जेड है। समान समूह समान दिशा जेड, समान समूह विपरीत दिशा ई। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको हाई प्रायोरिटी, बस सीधी सी बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे संरूपण समावेता। अभी भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आपसे पूछा था संरूपण समावेता पर। आप सबको पता है एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण, एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण जो समावेता उत्पन्न होती है उसी समावेता को हम क्या कहते हैं, संरूपण समावेता। लगातार संरूपण समावेता की 2 साल से डेफिनेशन फर्स्ट ग्रेड में पूछी। एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण जो त्रिविम समावेता उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है संरूपण समावेता। पिछली बार पूछा एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण जो समावेता उत्पन्न होती है वो कहलाती है संरूपण समावेता। अब आप सबके कोर्स में एथेन है, आप सबको पता है एथेन हम कैसे कैसे बना सकते हैं एथेन के संरूपण समावेशी। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ठीक, वापिस देख लें। ये कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े और पीछे वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े। ये वाली स्थिति बनी, याद करो ये वाली स्थिति। ये मान लीजिए ये वाला कार्बन तुम्हारी तरफ वाला, उसके साथ 3 हाइड्रोजन। मेरे पास भी ये कार्बन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, यानी ये वाली स्थिति। ये रहा
पीछे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, पीछे वाले के साथ, और ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन। आ गया होगा समझ में? ये फॉर्म तो ग्रसित फॉर्म, ग्रसित फॉर्म है, समझ में आ गया? अब आप सबको पता है इस समय जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण मैक्सिमम होगा। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को 60 डिग्री के एंगल पर घुमा देते हैं तो ये वाली स्ट्रक्चर बनती है। इसको नहीं घुमाया मैंने, पीछे वाली को घुमाया। एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण जो समावेयता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं संरूपण समावेयता। इसे इंग्लिश में इक्लिप्स कहा जाता है, हिंदी में ग्रसित कहा जाता है। ग्रसित का मतलब होता है ढक लेना, इक्लिप्स का मतलब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण एक दूसरे को ढक रहा है, इसीलिए इसको इक्लिप्स कहते हैं। सांत्रित का मतलब स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब तिरछी लाइनें हैं, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ग्रसित और सांत्रित में हमेशा कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सांत्रित। अब आपसे पूछा जाए एथेन किस रूप में ज्यादातर मिलेगा, एथेन प्रकृति में किस रूप में ज्यादातर मिलेगा, तो एथेन प्रकृति में जो ज्यादातर आपको मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? सांत्रित रूप में मिलेगा। एथेन ज्यादातर इस फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा क्योंकि वो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैसी फॉर्म में रहूं? स्टेबल फॉर्म में। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ज्यादातर जो एथेन के अणु है वो किस रूप में रहना पसंद करते हैं, तो आप ये कहोगे कि वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं बनना चाहते, वो तो तिरछी लाइन चाहते हैं, तिरछी सांत्रित रूप में रहना चाहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा आरपीएससी 2011 में, और हाल में ही फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन सबसे पहले आप ये सोचें ये चीज क्या है, तो ध्यान से देखें। दो तो कार्बन, ये 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला एल्केन है। 5 कार्बन वाला एल्केन आपको पता है पेंटेन है। पेंटेन के 3 समावेशी संभव, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये वाली जो स्ट्रक्चर है आप सबको पता है, ये इस तरह से है। ये CH, इसके साथ 2 CH3 टांग दिए, ये CH2 और ये CH3। अब ये कहता है आइसोपेंटेन का अगर हम हेलोजिनेशन करें, आइसोपेंटेन का अगर हम क्लोरीनेशन करें, तो बताओ कितने संभव उत्पाद बन सकते हैं। तो आप सबको पता है आइसोपेंटेन से मैं 4 जगह से हाइड्रोजन हटा सकता हूं। एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगाओ, एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाकर Cl लगाओ, एक बार यहां से हटाकर Cl लगाओ, और एक बार यहां से हटाकर Cl लगाओ। तो आइसोपेंटेन का अगर मैं मोनोक्लोरीनीकरण करता हूं तो संभव मोनोक्लोरो उत्पाद कितने बन सकते हैं, तो आप कहोगे संभव मोनोक्लोरो उत्पादों की संख्या कितनी होगी? 4। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं होता आइसोपेंटेन का एक अणु नहीं होता, एक मोल होते हैं। मोल का मतलब करोड़ों अरबों अणु, उनमें से कुछ में से तो हाइड्रोजन यहां से हटके Cl लगता है, कुछ में यहां से हटके Cl लगता है, कुछ में यहां से हटके Cl लगता है, कुछ में यहां से हटके Cl लगता है। 4 बनेंगे, चारों के IUPAC नेम अलग अलग होंगे। यही कारण है आइसोपेंटेन का जब हम मोनोक्लोरीनीकरण कराते हैं तो संभव मोनोक्लोरो उत्पादों की संख्या कितनी होती है? 4। अगर यही क्वेश्चन नॉर्मल पेंटेन के रेस्पेक्ट में होता तो आंसर 3 जाता, और यही क्वेश्चन अगर नियोपेंटेन के रेस्पेक्ट में होता तो आंसर 1 जाता। पेंटेन के 3 समावेशी संभव, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और तीसरा कौन सा है? नियोपेंटेन। अगर अपन एल्केन की बात करें, देखिए मैं आपको समावेयता खत्म, मस्त रहो, बस इतना सा पढ़ लो, या तो EZ सिस्टम पढ़ लेना, या जो मैंने अभी आपको बताया इसको पढ़ लेना, आपकी समावेयता खत्म। अब एल्केन की बात करें, एल्केन में आपसे 4 रिएक्शन एग्जामिनर पूछता है, अपने दिमाग में रखें जब भी पढ़े एल्केन। एक तो बूट्स रिएक्शन, एक वैद्युत अपघटनी कॉल्बे संश्लेषण जिसको आप कहते हो, बूट्स रिएक्शन। दूसरी है कॉल्बे वैद्युत अपघटन विधि। इन दोनों ही क्वेश्चन पर एग्जामिनर बार बार हमसे क्वेश्चन पूछता है। अब आप सबको पता है वुड्स अभिक्रिया क्या है। वुड्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हम एल्केन बनाते हैं। याद करें वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है। वुड्स अभिक्रिया में हम 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं। मैकेनिज्म वगैरह सब बता चुका हूं, अब इतना टाइम नहीं है मैकेनिज्म बताने का। अब तो देसी जुगाड़ बनाएंगे। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से, ध्यान रखना है यहां पर हमें कम से कम वुड्स अभिक्रिया में कितने एल्किल हैलाइड लेने पड़ते हैं? 2 2NaX बाहर निकल जाता है और R को आपस में जोड़कर एल्केन बनाते हैं। अब हमें पता है कि वुड्स अभिक्रिया से मेथेन नहीं बन सकता। कम से कम मेथिल क्लोराइड लोगे, कम से कम मेथिल क्लोराइड लोगे, कम से कम CH3Cl लोगे, कम से कम CH3Cl लोगे, 2NaCl बाहर निकलेगा। इसको इसके साथ जोड़ोगे, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो एथेन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। कॉल्बे संश्लेषण के अंदर क्या होता है, कॉल्बे संश्लेषण जो विधि होती है उसके अंदर भी इसी तरीके से याद रखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लेते हैं।
कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप जानते हो RCWH, H हटाकर क्या लगा देना है Na+, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। कॉल्बे संश्लेषण में क्या होता है, कॉल्बे संश्लेषण में क्या होता है, थोड़ा सा सपना सोच लें जिससे याद रहे। कॉल्बे संश्लेषण में क्या होता है, इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण पानी में घोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को पानी में घोलोगे तो आपको दो चीजें मिलेगी, RCOO- और साथ में क्या मिलेगा, Na+। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है एक पार्ट एनोड होता है और दूसरा पार्ट आप सबको पता है क्या होता है, कैथोड होता है। RCOO- तो भागेगा एनोड की तरफ और ये जो Na+ है वो कहां भागेगा, कैथोड की तरफ। लेकिन यहां क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जलीय विलयन काम में लेते हैं। तो जो है यही नहीं है, इसके अंदर Na+ के साथ पानी के H+ भी होते हैं। तो यहां कैथोड पर Na+ और H+ की तुलना में H+ पहले भागता है। अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगा वो क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखें, आपको समझ में आ गया होगा, वुड्स अभिक्रिया में एल्किल लाइट के दो अणु लेने, 2NX बाहर, इसको इससे जोड़ दो, एल्केन बनता है। वुड्स अभिक्रिया से मेथेन नहीं बनती, और ये जो कॉल्बे संश्लेषण विधि होती है इससे भी मेथेन नहीं बनती। इसके अंदर भी कैसे याद करना है कि आप क्या करोगे, कार्ब जैसे आपको दे दे जनरली सोडियम एसीटेट देता है, सोडियम एसीटेट, तो ऐसे दिमाग में रखो ये तो है एसीटेट और ये है सोडियम। ये वाला पार्ट आपको पता है एनोड पे जाएगा। जैसे वुड्स में दो लिया ऐसे ही सोडियम एसीटेट में भी दो ले लेना, एनोड पे ऐसे होता है, दो लेना, वुड्स में दो, कॉल्बे में भी दो, तोड़ देना। एक तो एनोड पर एथेन बनेगी और साथ में CO2 गैस बनेगी। कैथोड पर क्या होता है, Na+ और H+, पानी के H+ में रेस होती है तो पानी का H+ जीत जाता है, ये खरगोश है जीतता, Na+ सो जाता, H+ भागता है और H+ कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ध्यान रखें, जो कॉल्बे संश्लेषण विधि है और वुड्स अभिक्रिया है, इन दोनों के द्वारा हम किस चीज का निर्माण नहीं कर सकते, मैथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वही क्वेश्चन वापस बार बार पूछेगा, ध्यान रख लो, फिक्स है। कॉल्बे संश्लेषण विधि, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन, देखो लैंग्वेज फिक्स होगी, सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया गया तो आपसे कैथोड पर क्या बनेगा, तो कैथोड पर तो हमेशा कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। अब ये भी बताया सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन, दो चीजें हो गई, एसीटेट और Na+। एसीटेट तो भागता है एनोड पर, Na+ भागता है कैथोड पर। अभी अभी कहा कैथोड पर Na+ और H+ में पहले कौन पहुंचता है, H+, क्योंकि पानी जलीय विलयन है, जलीय विलयन Na+ और H+ दोनों, भाई पानी भी तो देगा H+, Na+ और H+ में H+ खरगोश है वो पहले पहुंच जाता है कैथोड पर और कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। और एनोड पर कौन सी गैस बनती है, एक तो CH3 और CH3 जुड़ेंगे तो एथेन, और साथ में कौन सी गैस बनती है, CO2। कॉल्बे संश्लेषण विधि पर 3 एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका, फिक्स है, सोडियम एसीटेट को ही पकड़ेगा। पहला क्वेश्चन, सोडियम की कॉल्बे संश्लेषण विधि से कौन सी एल्केन नहीं बनेगी, तो मैथेन। सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी गैस बनती है, एथेन। सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, आप कहोगे हाइड्रोजन। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एथेन के अलावा कौन सी गैस बनती है, CO2। अगला क्वेश्चन, एल्केन की केमिकल रिएक्शंस में दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट, पहली अभी हमने पढ़ी, आइसोपेंटेन का हैलोजिनीकरण। नॉर्मल पेंटेन का क्लोरीनीकरण 3 उत्पाद बनेंगे, आइसोपेंटेन का क्लोरीनीकरण 4 उत्पाद बनेंगे, नियोपेंटेन का क्लोरीनीकरण 1 उत्पाद बनेगा। दूसरी एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन की लास्ट नंबर की रिएक्शन, वो एल्केन दिखाते हैं जिनमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन, जिसको आप एरोमेटिकरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं। हाइड्रोसबबन बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उत्प्रेरकी पुनः संस्कार कहते हैं क्योंकि वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां ये चीज ये है, CH3, CH2 और CH3। सबसे पहले तो आपको ये चीज पहचान में आनी चाहिए, ये क्या है। तो देखो 4, 5 और 1 6 कार्बन वाला एल्केन नॉर्मल हेक्सेन,
दिमाग में रखें, जो एल्केन की लास्ट नंबर की रिएक्शन है, जिसको एरोमेटिकरण कहते हैं, जिसको चक्रीयकरण कहते हैं, जिसको उत्प्रेरकी पुनः संस्कार कहते हैं, जिसको हाइड्रोसंभवन कहते हैं, ये वही एल्केन दिखाते हैं जिनमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन। जब नॉर्मल हेक्सेन को क्रोमियम के ऑक्साइड, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड, वेनेडियम के ऑक्साइड, इन ऑक्साइडों के ऊपर से गुजारते हैं तो क्या होता है? चक्रीयकरण होता है, या चक्रीय यौगिक में बदल जाता है और आपकी क्या बनती है? बेंजीन बनती है, C6H6 बनती है। आपके कोर्स में बेंजीन है तो बेंजीन बनाने का प्रिपरेशन मेथड ये हो गया, हम कहेंगे नॉर्मल हेक्सेन को हम क्रोमियम के ऑक्साइड से गुजारेंगे तो आपकी जो नॉर्मल हेक्सेन है उससे बेंजीन बनेगी। चक्रीयकरण क्यों कहा? क्योंकि चक्रीय यौगिक बना। एरोमेटिकरण क्यों कहा? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बने, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोसंभवन कहा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, इसीलिए उत्प्रेरक की पुनः संस्कार कहा। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? डी। ये वाला क्वेश्चन आपसे आरपीएससी 2011 में पूछा, जेरोविटनॉफ विधि जिसे अपन कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब आप सबको पता है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमेशा याद रखें जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ना हो तो कैसे तोड़े? मैग्नीशियम मेटल है तो ये तो मेटल तो प्लस की होगी और ये वाला पोर्शन हमेशा माइनस का हो। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन पानी के साथ करा लो, H प्लस OH किसका है? माइनस का। H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किसके ऊपर अटैक करेगा? CH3 माइनस पर। H प्लस CH3 माइनस से जुड़कर क्या बना लेगा? मिथेन। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? 4। एक ही आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को वास्तव में लगता है कि इन क्लासेस से फायदा हो रहा है तो आप इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमारी भी इच्छा करती है हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डालें। फिर वही क्वेश्चन वापस रिपीट, सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। और अगर आपसे एनोड पर कहे तो आपको याद रखना है एथेन के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? CO। अगला क्वेश्चन आपके एल्कीन का। एल्कीन का पसंदीदा क्वेश्चन, अगर एल्कीन में से क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन पसंदीदा है, ओजोनीकरण। अब एल्कीन की रिएक्शन जब ओजोन के साथ कराते हैं तो ध्यान रखें एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का ही दूसरा नाम कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि उनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब आपसे कहा वो एल्कीन आपको छांटना है जिसका आप ओजोनीकरण करा रहे हैं और उसके बाद उसकी जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करा रहे हैं। एक तो आपको एसीटोन मिलना चाहिए और एक आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलना चाहिए। तो कम से कम आपको 2-3 चीजें तो पता होनी चाहिए। CH3COCH3, CH3COCH3, इस चीज को एसीटोन कहते हैं, कीटोन कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। और HCHO फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। HCHO आपका फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। अब आपको सारी स्ट्रक्चर भी थोड़ी थोड़ी बनानी आनी चाहिए। जैसे आपसे कहा प्रोपीन, अब ये आपको पता है ये स्ट्रक्चर प्रोपीन की है, ये हमारी स्ट्रक्चर प्रोपीन की है। हमसे कहा इसका ओजोनोलिसिस कराइए, करा देंगे साहब, साथ में इसका जल अपघटन कराएं। अब देखो एल्कीन की पूछे चाहे एल्काइन का पूछे, सबका ओजोनी अपघटन एक ही तरीके का होता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये जो डबल बॉन्ड है ना इनको तोड़ देना है, यहां से दोनों को साफ कर दो। कर दिया साफ। एक की खोपड़ी पर इधर वो लगाओ, एक की खोपड़ी पर इधर वो लगाओ, तो ये तो बना CH3CHO और साथ में CH2O। CH2O एक्चुअल में फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, तो एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बना। हमें एसिटाल्डिहाइड थोड़ी बनाना है, हमें तो एसीटोन बनाना है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया 2-ब्यूटी, लो साहब 2-ब्यूटी, लो साहब 2-ब्यूटी। अब ये स्ट्रक्चर तो आपको आनी चाहिए, कुछ नहीं करना। जब भी ओजोनोलिसिस आ जाए यहां से तोड़ा, एक ओ यहां तोंगा, एक ओ यहां टांगा, CH3CHO, CH3CHO तो एसिटाल्डिहाइड, SCHO फॉर्मल्डिहाइड है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। ना ना ना, 2-मेथिल प्रोपीन। अब देखो प्रोपीन बनाओ, प्रोपीन आप जानते हैं, प्रोपीन ये है और 2 नंबर पे मैथिल है, 2-मेथिल प्रोपीन। सामान्य रूप से आपको पता है इसको आइसोब्यूटिलीन कहते हैं। आइसोब्यूटिलीन का ही IUPAC नेम 2-मेथिल प्रोपीन है। क्या करना है? ओजोनी अपघटन करना है। ओजोनी अपघटन का तो सीधा सा तरीका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
दोनों बॉन्डों को साफ कर दो। CH3CO CH3 एसीटोन होता है, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसीलिए आंसर क्या चला गया 2 मेथिल प्रोपीन। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन क्या, इनमें से वो कौन सी एल्कीन है जिसके ओजोनी अपघटन से मेथनॉल। अब देखो वही की वही क्वेश्चन बशर्त इस साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया तो उसने क्या किया, इस SCHO को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का यूपीएससी नेम मेथनॉल है, और साथ ही साथ एसीटोन, और आप सबको पता है एसीटोन का ही यूपीएससी नेम क्या है, प्रोपेन टू ऑन। अब ये भी देखो वही क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरीके से रिपीट, एक बार तो इस साल पूछा गया वो कौन सी एल्कीन है जिसके जल अपघटन से एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, 2 मेथिल प्रोपीन। पिछली साल सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। अब देखो ये तो आपको पता है ना कि जो एसीटोन है इसका यूपीएससी नेम होता है प्रोपेन टू ऑन, और SCHO फॉर्मेल्डिहाइड जिसका यूपीएससी नेम मेथनॉल होता है, तो सीधी सी बात है आंसर क्या रहा, 2 मेथिल प्रोपीन। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, कभी मेथनॉल बोल देता है, कभी फॉर्मेल्डिहाइड बोल देता है, कभी एसीटोन बोल देता है, कभी प्रोपेन टू ऑन बोल देता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या है, एक अच्छी रिएक्शन है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन है अम्लीय KMnO4 के द्वारा। ध्यान रखना, जब भी अम्लीय KMnO4 दिख जाए ये रिएक्शन को एसिड पर जाकर रोकता है, यहां पर पहले ओजोनी अपघटन की तरह रिएक्शन करेंगे, और अगर एल्डिहाइड बनेगा तो उसको किस में बदल देंगे, एसिड में बदल देंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल में संस्कृत डिपार्टमेंट में आया, 2 ब्यूटीन की रिएक्शन अम्लीय KMnO4, ये थोड़ा सा टाइप में रह गया, अम्लीय KMnO4। जब भी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दिख जाए दिमाग में रखें ये तो रिएक्शन एसिड पर रोकेगा, पहले क्या करोगे, वही बीच में से तोड़ोगे, दोनों बॉन्डों को तोड़ दिया, वही CH3CHO अभी ओजोन अपघटन किया था, नहीं किया था। तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट खतरनाक ऑक्सीकारक है, ये रिएक्शन को एसिड पे ले जाने की कोशिश करता है। तो पहले तो अपन ओजोनी अपघटन की तरह कर लेंगे, दोनों को साफ किया, डबल बॉन्ड हो, अगर सर यहाँ एल्काइन आ जाए तो 2 बॉन्ड ही साफ करेंगे, एक को यहां जोड़ देंगे, तब बीच में एक बॉन्ड रहेगा, तब डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। ध्यान रखें, यहां हमसे एल्कीन का अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडेशन पूछा है, आप दोनों बॉन्डों को तोड़ोगे, एक को यहां और एक को यहां, तो ये बना CH3CHO, ऐसे बने CH3CHO बना। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट खतरनाक ऑक्सीकारक है जो एल्डिहाइड को उतने ही कार्बन में किस में बदल देता है, एसिड में बदल देता है, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कोई भी आपको स्ट्रक्चर देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बनते हैं। अब आपको पता है यहां ब्यूटीन आइन, यानी इन भी है और आइन भी है, ब्यूट यानी 4 कार्बन, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल। अब आप बैलेंस ही पूरी कर, 2 3 4, 2 3 1 H, ये 4 हो ही गया। सिग्मा 1 2 सिंगल साब 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा, 7 सिग्मा, पाई 1 पाई, सिग्मा 1 शेष पाई 2 पाई, तो 7 सिग्मा 3 पाई। एक इस तरह का क्वेश्चन, अरे बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में एल्कीन जो है उसकी ज्यादातर रिएक्शन इलेक्ट्रोस नहीं योगात्मक अभिक्रिया होती है, लेकिन आप सबने एक नियम पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, सबने पढ़ा होगा पेरोक्साइड प्रभाव, सबने पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम किस पर लागू होता है, असममित एल्कीन होनी चाहिए, साथ में किसके साथ रिएक्शन होती है, HBr के साथ रिएक्शन होती है, साथ में यहां क्या उपस्थित होते हैं, पेरोक्साइड उपस्थित होते हैं, यहां पेरोक्साइड उपस्थित होगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, पेरोक्साइड इस तरह से होता है RCOOCOR, यहां आपसे क्या होगा, पेरोक्साइड उपस्थित होगा। सबने पढ़ा है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है HBr की रिएक्शन। वैसे तो एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, लेकिन जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है। HBr जुड़ेगा तो सही, जिनमें भी डबल बॉन्ड होते हैं वो सामान्यतः योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, H एक जगह जुड़ना है, Br एक जगह जुड़ना है, लेकिन जब पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होता है, और मैकेनिज्म कौन सी होती है, मुक्त मूलक योगात्मक।
आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं संकरण पर। बाएं से दाएं बताना है, पहले कार्बन पर sp2, दूसरे पर भी sp2, तीसरे पर sp और चौथे पर sp। चेक कर लेते हैं। ये आपको पता है ये वाली स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी वनपाल में भी आया था क्वेश्चन, कार्बन पर कौन सा संकरण नहीं मिलता, तो कार्बन पर तो 3 ही संकरण मिलते हैं, या तो sp, sp2 या sp3। अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, 1 2 3, 3 सिग्मा। तो इसका मतलब इस कार्बन पर आपको पता है कौन सा संकरण होगा, sp2। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, 1 2 3, तो संकरण कौन सा होगा, sp2। इस कार्बन ने कितने सिग्मा है, 1 और 1 2, तो संकरण कौन सा, sp। इस कार्बन के पास भी कितनी सिग्मा, 1 और 1 2, तो संकरण कौन सा, sp। समझ में आ गई बात। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आपसे अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा, एल्काइन की एक ही रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, एल्काइन में पानी घोड़े तो क्या होगा, एल्काइन में पानी घोड़ोगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। एल्काइन की एक रिएक्शन, एल्काइन की रिएक्शन पानी से, एल्काइन के अंदर अगर आप पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा, ध्यान रखें, एल्डिहाइड और क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब आपको दे रखा है यहां प्रोपाइन, प्रोपाइन में याद रखें पानी मिलाया, एल्काइन में क्या मिलाना है, पानी। अब अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, एक बार कहेगा, देखो अभी बताऊंगा किस किस तरीके से। एल्काइन की रिएक्शन पानी के साथ, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, मरकरी धातु आयन की उपस्थिति में क्या बनेगा, तो दिमाग में रखें एल्काइन में पानी घोड़ते ही एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। एल्काइन पानी के साथ रिएक्शन, H+ OH-, यहां पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ये प्लस का ये माइनस का, यहां जुड़ा OH यहां जुड़ा H। इस फॉर्म को आप सबको पता है, बोलते हैं इनॉल फॉर्म, इन और ऑल, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में मिलती है चलावेता। कैसे करेंगे चलावेता, OH का देंगे नंबर 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। 1 नंबर पे OH, 2 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो ये चीज इनॉल फॉर्म कहलाती है। 1 नंबर का H कहां पहुंचेगा, 3 नंबर पर, और ये डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां। 2 और 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, 1 नंबर का H 3 नंबर पे, कहने का मतलब क्या बन जाएगा, एसीटोन। एल्काइन की रिएक्शन पानी के साथ कराएं तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। इस चीज को एसीटोन कहते हैं, एसीटोन कीटोन है, और इसी का ही यूपीएससी नेम क्या है, प्रोपेन टू ऑन है। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब पानी के साथ रिएक्शन कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन बनाता है। तो अभी अभी बताया एल्काइन जो होता है वो भारी धातु आयनों की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब पानी से रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड और क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। उन्हें ही क्या कहा जाता है, कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। हाल में फर्स्ट ग्रेड में बेंजीन की प्रॉपर्टी पूछी थी। बेंजीन नंबर 1, बेंजीन समतलीय है, सबको पता होता है। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण होता है, और sp2 संकरण होने के कारण समतलीय होता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है, बिल्कुल सही है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, हकल के नियम का पालन करता है। इसमें अनुनाद के कारण सभी कार्बन कार्बन बंधों की बंध लंबाई फिक्स होती है, वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये पूछा था कि बेंजीन के लिए कौन सी बात सही नहीं है। चौथी बात सही नहीं है कि बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन के अंदर इन कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। ये कहता है ए है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर हम इसमें सोडा लाइम मिला दें, सोडा लाइम CO2 का शौकीन, शॉक करता है CO2, CO2 को बाहर निकाल देगा, क्या बन गई, बेंजीन। तो वो कहता है कि मैं बेंजोइक एसिड से बेंजीन प्राप्त करना चाहता हूं, तो आप क्या काम में लेंगे, सोडा लाइम काम में ले लेंगे। सोडा लाइम CO2 को पी जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। फिर ये कहता है कि जो फिनॉल है, इससे आप कैसे बेंजीन प्राप्त करोगे। तो फिनॉल के अंदर अगर मैं जिंक मिला दूं, तो जो जिंक है वो ऑक्सीजन का शौकीन होता है। बेंजोइक एसिड तो आपका किसका शौकीन है, CO2 का,
जिंक शौकीन है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बाहर, जिंक ऑक्साइड बाहर, और क्या बन जाएगी? बेंजीन। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? फर्स्ट, कि बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम मिलाने पर बेंजीन बनती है और फिनॉल में जिंक मिलाने पर क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। ये अच्छे से याद करें, बेंजीन का जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो उसमें एक सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 मिलाया जाता है, और उन दोनों के परिणाम स्वरूप जो अटैकिंग स्पीसीज बनती है वो आप सबको पता है NO2+ बनती है, जिसको हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, बेंजीन का जब आप नाइट्रीकरण कराते हैं, इसमें नाइट्रो समूह जोड़ते हैं, तो अटैकिंग स्पीसीज कौन सी होती है? तो आप कहोगे NO2+ होती है। बेंजीन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजीन का क्लोरीनीकरण दो तरह का। अगर लिखा हुआ है सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश, सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश, तो उस स्थिति में हमें योगात्मक अभिक्रिया दिखानी, उस स्थिति में हमें योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है। बेंजीन के पाई तोड़ते चलोगे और क्या करोगे? इस तरीके से एक एक Cl लगाते चलो। देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पाई तोड़ा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, फिर एक पाई तोड़ा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, फिर एक पाई तोड़ा, एक Cl यहां और एक Cl यहां। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बेंजीन का क्लोरीनीकरण अगर पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में है तब तो C6H6Cl6 बनता है, जिसको आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन या लिंडेन कहते हैं। और यही रिएक्शन इस तरह से होती कि बेंजीन का क्लोरीनीकरण AlCl3 की उपस्थिति में कराओ तो उस समय आप यहां से हाइड्रोजन हटाकर Cl लगा देते, तब आंसर क्लोरबेंजीन बनता। लेकिन यहां पराबैंगनी प्रकाश है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है और आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन या क्या बनता है? लिंडेन। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट परसों मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक कर दूंगा और फिर नेक्स्ट अपन उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। बेधड़क रहें, बेनिश्चिंत रहें। 10 तारीख तक मैं हर हाल में आपको अच्छे से पूरी केमिस्ट्री याद करा दूंगा।